जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट एसएसटी के लिए हम लोग पॉलिटी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया था। हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक कवर किए थे। इस सेकंड पार्ट में हम लोग 6 से लेकर चैप्टर 11 तक कवर करेंगे। यानी कि आज आपका इस पार्ट में, इस सेकंड वीडियो में, क्लास 6 की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। आज ही हम लोग क्लास 7 की इसकी स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। दो पार्ट में 7th की हिस्ट्री, दो पार्ट में 8th की हिस्ट्री, और एक एक पार्ट यानी 3 पार्ट में हम लोग ज्योग्राफी भी कवर कर लेंगे। इसके बाद लगातार हम लोग एसएसटी की प्रैक्टिस करते रहेंगे। एनसीईआरटी के नोट्स रहेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्लस पीवाईक्यू जितने भी रहेंगे सीटेट के, हम लोग प्रैक्टिस वहां से करेंगे। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, साइंस सॉरी ये एसएसटी पोर्शन है, साइंस वालों के लिए अलग बताऊंगा साइंस की वीडियो में। एसएसटी वाले आप लोग अगर ईवीएस का मतलब प्राइमरी भी दे रहे हो आप, या जो बीएड वाले हैं वो सिर्फ एसएसटी दे रहे हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो, ये पीडीएफ चाहते हो कि एसएसटी की एनसीईआरटी आपको पीडीएफ दे दी जाए, तो थंबनेल पर मेरा नंबर है, या 9808347403, आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हो। ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ग्रुप में ही आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। प्रैक्टिस जितनी भी होगी वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट और 60 नंबर की एसएसटी के भी प्रैक्टिस सेट भी आपको 20 और 20 दोनों प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो एसएसटी के लिए हिस्ट्री का ये संपूर्ण निचोड़ रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको हिस्ट्री की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हिस्ट्री को बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सेकंड पार्ट, चैप्टर नंबर 6 के साथ, जिसका रहने वाला है नाम नए प्रश्न नए विचार। चैप्टर नंबर 6 है हमारा नए प्रश्न नए विचार। तो देखिए इसमें दे रखा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। आप जानते हो सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप में आपसे पूछे जाएंगे। दो तीन चीजें आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो आप एक एक चीज को यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी नोट किया गया है वो इम्पोर्टेंट ही नोट किया गया है। यहाँ आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ के चलना है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ को किस नाम से भी जाना जाता है? गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछ लिया जाता है इनका पहले नाम क्या था, तो गौतम था। और इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध कौन थे? ये क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। किससे? शाक्य नामक छोटे से गढ़ से ये संबंधित थे। इन्होंने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, बिहार में, बोध गया कहां पर है याद रखिएगा, बिहार में, पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये पूछ लिया था इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो याद रखिए बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई, इनको बोध गया बिहार में हुई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए, यानी कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसके बाद इनको बुद्ध के रूप में जाना गया था। इन्होंने पहली बार सारनाथ में उपदेश दिए, कुशीनगर में मृत्यु हुई। तो आपको तीन चीज यहां से क्लियर हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, इन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिए, ये सारनाथ में दिए थे, और ये पूछ लिया इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई। ये 3 पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों को ही ज्यादातर पूछ लिया जाता है। मृत्यु के बारे में पूछा जाए कुशीनगर, पहली बार उपदेश कहाँ दिए सारनाथ, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ आप लोग याद रखिएगा बोध गया में। और इन्होंने शिक्षा अपनी जो दी वो प्राकृत भाषा में दी। किस में दी? प्राकृत भाषा में दी। तो यहाँ बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैंने सिर्फ जो भी यहाँ पर नोट किया है, एक्स्ट्रा या कम कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। एनसीईआरटी के साथ मैंने यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें से आपके लिए निचोड़ में यहाँ पर तैयार करके लाया हूं।
उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद जो थे वो किसका हिस्सा थे? ये आपके उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। क्या? उपनिषद। और उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है ये है आपका गुरु के समीप बैठना। इसका क्या होता है? अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। और पाणिनि ने संस्कृत वो किया, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना जो की थी ये पाणिनि ने की थी। किसने? पाणिनि ने की थी। और इनके जो सूत्र हैं, पाणिनि के जो सूत्र हैं या संस्कृत के सूत्र हैं, ये बीज गणित से मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये कहूंगा कि उनके सूत्र किससे मिलते हैं? तो याद रखिएगा, बीज गणित से। किससे? बीज गणित से मिलते हैं। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम कौन थे तीर्थकर? महावीर थे। पहले कौन थे? ऋषभ। याद रखिएगा, ऋषभ याद रखिएगा, ठीक है ना? ऋषभदेव याद रखिएगा। पहले ऋषभदेव और 24वें या अंतिम कह लीजिए कौन थे? वर्धमान महावीर थे। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? वर्धमान महावीर क्या थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के राजकुमार थे। कहां से? वज्जी संघ से संबंधित थे। कहां से? वज्जी संघ से ये संबंधित थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। कितनी एज की आयु में? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया था और 12 वर्ष तक कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया था और 12 वर्ष तक इन्होंने एकांकी जीवन और कठिन जीवन व्यतीत किया था। इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हें 12 वर्ष की तपस्या या एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद इनको क्या हुआ? 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। घर कितनी एज में छोड़ दिया था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। जैन शब्द जो है ये जिन शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है विजेता। ये भी पूछ लिया गया है कि जिन का अर्थ क्या है? जिन का अर्थ क्या है? तो जिन जो शब्द है आपका वो कहां से निकला है? ये आप याद रखिएगा, जैन शब्द कहां से निकला है? जिन से निकला है। और जिन का अर्थ पूछ लिया जाता है। जिनका क्या पूछ लिया जाता है? अर्थ पूछ लिया जाता है। तो जिनका जो अर्थ होता है ये होता है विजेता। वर्तमान रूप में जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? याद रखिएगा, वल्लभी नामक स्थान पर। और ये वल्लभी नामक स्थान जो है वो कहाँ पर है? ये याद रखिएगा, गुजरात में। कितने वर्ष पूर्व? तो लगभग 1500 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? लगभग 1500 वर्ष पूर्व। संघ में रहने संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथिका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इस संघ में स्त्री व पुरुष के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। इस संघ में क्या था? स्त्री व पुरुषों के लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। भिक्षुओं के लिए बनाए गए शरण स्थलों को विहार कहा गया है। भिक्षुओं के लिए जो शरण स्थल बनाए गए थे इनको क्या कहा गया है? विहार कहा गया है। भिक्षुओं के लिए बनाए गए शरण स्थलों को क्या कहा गया है? याद रखिएगा, विहार कहा गया है। पश्चिमी भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। पश्चिम भारत में जो विहार बनाए गए थे यानी कि भिक्षुओं के रहने के लिए जो स्थान बनाए गए थे वो पहाड़ों को खोदकर बनाए गए थे। किसको? पहाड़ों को खोदकर बनाए गए थे। पश्चिम भारत ये हो गया। आश्रम शब्द का तात्पर्य है जीवन के लिए एक चरण से है। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने आश्रमों की व्यवस्था की गई थी? तो याद रखिएगा, 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। चौथा क्या है?
संन्यास, इन 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। और जैन धर्मों का लेखन जो है वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? जैन धर्मों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व। तो साथियों इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर यहाँ पर 5 हो जाता है कंप्लीट। तो अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहें तो आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ग्रुप में ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, एनसीईआरटी की संपूर्ण ईवीएस और एसएसटी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ग्रुप में शामिल होने के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और जिन मेरे साथियों ने, भाई बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, वो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप हर ग्रुप में ये वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए यहाँ पर साथियों, आप जानते हो बहुत ही ऑथेंटिक चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर इतनी मेहनत से ये नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना आपका भी फर्ज बनता है। फ्री में आपको इतना सब कुछ एनसीईआरटी का ही टोटल पढ़ाया जा रहा, फालतू की चीजें नोट नहीं कर रहा, वीडियो लंबी करने के लिए फालतू कोई भी चीज नहीं डाल रहा, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही कर रहा हूँ। एक एक वीडियो में मैं एक एक क्लास पूरी कवर कर ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक अनोखा सम्राट, चैप्टर नंबर 7। तो देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। अशोक जिस शासन पर साम्राज्य करते थे उसकी स्थापना किसने की थी? उनके दादा किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और लगभग कितना पहले? तो लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। कौन? चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? चाणक्य। इनका एक और नाम क्या था? कौटिल्य। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं, यहां आ गया। और मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, ये कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। तीनों का याद रखिएगा, क्रम पूछ लिया जाता है, कौन किसका पुत्र था, कौन किसका पिता था, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के दे दे, याद रखिएगा। अशोक, अशोक का पिता बिंदुसार, और बिंदुसार का पिता चंद्रगुप्त मौर्य। या ऐसे कह लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा जो था ये था आपका अशोक। तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। क्या? तक्षशिला। तक्षशिला क्या था? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। क्या? तक्षशिला। नेक्स्ट है आपका, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। किस पर? पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। क्या? मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों से नियंत्रण रखा जाता था। और वहां क्या किया जाता था? जो राजकुमार होते थे, राजकुमारों को वहां पर गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। क्या किया जाता था? किसे भेजा जाता वहां गवर्नर बनाकर? वहां पर राजकुमारों को गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। नजराना क्या है? याद रखिएगा, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? नजराना कहा जाता है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने
अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। किसके द्वारा? अभिलेखों के द्वारा। तो अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने जनता तक अपने संदेश पहुंचाए, अभिलेखों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ब्राह्मी लिपि में है। याद रखिएगा, दोनों में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसकी लिपि भी पूछ ली जाती है, भाषा भी पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, अशोक के जो ग्रंथ हैं, जो अभिलेख हैं, ज्यादातर उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी, और लिपि ब्राह्मी थी। ये दोनों चीजें एक साथ दी जाती हैं, तो कहीं आप लिपि गलत कर दोगे, कहीं भाषा गलत कर दोगे। तो जिस ऑप्शन में ये दोनों मिले आपको, उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा, इसी ऑप्शन को आपको सही टिक करना है। नेक्स्ट है आपका, धम्म संस्कृत सर्व धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म जो है वो संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। और कलिंग क्या था? कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग क्या था? तटवर्ती जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम कलिंग था। क्या था उसका प्राचीन नाम? कलिंग था। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीक तथा श्रीलंका में दूत भेजे। कहाँ कहाँ भेजे? सीरिया में भेजे, मिस्र में भेजे, ग्रीक में भेजे, और श्रीलंका में क्या भेजे थे? अपने दूत भेजे थे। क्या भेजे थे? अपने दूत भेजे थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, चार ऑप्शन देगा, 3 इनमें से नाम दे देगा, एक ऑप्शन आपको गलत नाम का दे देगा। तो चारों याद रखिएगा, सीरिया, मिस्र, ग्रीक, श्रीलंका, चारों ऑप्शन, आप चारों नाम याद रखिएगा। लगभग 2400 वर्ष पहले चीन की दीवार का निर्माण हुआ। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण कब हुआ? लगभग 2400 वर्ष पहले। और ये कितनी लंबी है? ये याद रखिएगा, कितनी लंबी है? 6400 किलोमीटर ये लंबी है। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं। कितनी दूरी पर? 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर क्या बने हैं? बुर्ज बने हैं। और मौर्य शासन की शुरुआत हुई थी, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, ये लगभग 2300 साल पहले हुई। कब हुई ये? 2300 साल पहले लगभग इसकी शुरुआत हुई थी। अगर साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चैप्टर नंबर 8 है आपका, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो देखिए, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कहां पर? महापाषाण की जो कब्रें हैं उनमें क्या मिले हैं? लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार, और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ेरिया और अदमई कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये? अदमई कहलाते थे। एक मिनट भी कहलाते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जो थे को वेल्लल्ला बोलते थे, साधारण हलवालों को उड़वार बोलते थे, भूमिर मजदूर दास, कड़ेरिया और अदमई कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अदमई ये कहलाते थे। इन तीनों नामों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम का जो प्रधान व्यक्ति होता था ये क्या कहलाता था? आप लोग याद रखिएगा, भोजक कहलाता था। क्या? भोजक कहलाता था। और ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। जो स्वतंत्र कृषक थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें गृहपति कहा जाता था। ग्राम भोजकों के अलावा जो स्वतंत्र कृषक थे, और जो ग्राम का प्रधान व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। सांची का स्तूप कहां पर है? इजी सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी गोल या वर्गाकार होते थे। आहत सिक्के जो थे वो कैसे होते थे? याद रखिएगा, सामान्यतः कैसे होते थे? सामान्यतः याद रखिएगा आयताकार, कभी कभी गोल या वर्गाकार भी हो सकते थे। नेक्स्ट है आपका इसमें, इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ ठप्पे से बनाए जाते थे। इन पर कुछ भी लिखा नहीं जाता था, इन पर चिन्ह बनाए जाते थे। वो कैसे बनाए जाते थे? ठप्पे से बनाए जाते थे।
सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो 500 साल चले। कितने साल चले? 500 साल चले। कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। के लिए उत्तर में एक काट दीजिएगा, उत्तर में याद रखिएगा क्या? वाराणसी, और दक्षिण में याद रखिएगा मदुरई। इसके क्या थे? प्रसिद्ध केंद्र थे। क्या थे इसके प्रसिद्ध केंद्र? क्या थे? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। नेक्स्ट है आपका, यहां स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। यहां क्या होता था? स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। और इटली के एक शहर था, इसके नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। एरेटाइन नाम के जान से जाना जाता है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभ में याद रखिएगा, पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि तमिल भाषा के लिए कौन सी लिपि का या किस लिपि का प्रयोग किया जाता था, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग इसके लिए किया जाता था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट आपका, इसके महत्वपूर्ण शासकों में से एक आंगस्टन ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है। रोम किसका शहर है? ईंटों का शहर है। महत्वपूर्ण तिथियां इसमें दे रखी थी, बाकी के चैप्टर्स में नहीं थी। जहां होती है मैं उनको नोट कर देता हूं। तो देखिए, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले हुई, और अरकोमेड का पतन जो हुआ करीब 2200 साल से 1900 साल पहले तक हुआ। 2200 से 1900 साल पहले हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी हैं। इनको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं समझता हूँ एक बार में आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि संगम साहित्य की जो रचना की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले, और अरकामेडू का पतन जो हुआ ये 2200 तथा 1900 साल पहले। अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। तो चैप्टर आने से पहले आप लोग पीडीएफ अगर चाहते हैं, एनसीईआरटी की पीडीएफ, इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको दे दी जाएंगे। इसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल होना है। ग्रुप के अलावा कहीं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और मेरे भाई बहनों ने, मेरे साथियों ने, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। तो अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर हमारा रहने वाला है 9, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसका क्या होने वाला है? इसका नाम रहने वाला है। तो देखिए, इसमें दे रखा है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। पहला क्वेश्चन, काले सोने के नाम से किसे जाना जाता था? तो याद रखिएगा, काली मिर्च को जाना जाता था। और इसकी कहां पर मांग थी? रोमन साम्राज्य में इसकी बहुत ज्यादा मांग थी। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। कहां पर मिले हैं अनेक सोने के सिक्के? दक्षिण भारत में। कहां पर? दक्षिण भारत में। मोवेदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। मोवेदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तीन मुखिया इसका अर्थ होता है। और इसका प्रयोग तीन शासक मुखियाओं के लिए किया गया है। इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? तीन शासक मुखियाओं के लिए किया गया है। किसका? याद रखिएगा आप लोग, तमिल शब्द है एक हमारा, कौन सा? मोवेदार। इसका प्रयोग तीन मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे तीन, कौन कौन से थे ये आप सुन लीजिए। चोल, चेर और पांडे। ये कौन कौन थे? पहले चोल, चेर और पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी पावरफुल थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। कहां पर? दक्षिण भारत में। कौन? चोल, चेर और पांड्य। इनके लिए तीन मुखिया शब्द प्रयोग किया जाता है। और पांड्यों की जो राजधानी थी ये मदुरई थी। पांड्यों की जो राजधानी थी ये कहां पर थी? ये मदुरई थी। और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन? गौतमी था। पुत्र किसका था? सतकर्णी। सातकर्णी का वो पुत्र था। और रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत की कताई होती है, ये आप लोग जानते ही। नेक्स्ट दे रखा है इसमें, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां पर हुआ? चीन में हुआ, लगभग 7000 साल पहले। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ लगभग 7000 साल पहले।
और कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। कौन भेजते थे? चीन के शासक भेजते थे। किसे भेजते थे? ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को। क्या पश्चिमी एशिया और ईरान के शासकों को कौन भेजते थे? चीन के शासक भेजते थे। क्या भेजते थे? रेशमी कपड़े भेजते थे। सिल्क पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क पर जिनका नियंत्रण था, उस पर जो सबसे प्रसिद्ध शासक जो उसमें हुए वो कौन थे? कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था कुषाणों का। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा इनके क्या थे? दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। और कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा हुआ ये कनिष्क हुआ। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? कनिष्क हुआ। कौन? कनिष्क हुआ। नेक्स्ट है आपका, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। किसने? कनिष्क ने। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध की जो जीवनी है कौन सी है? बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। सबसे पहले अश्वघोष कहाँ रहते थे? याद रखिएगा, अश्वघोष किसके दरबार में कवि थे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कनिष्क के दरबार में थे। किसके में? कनिष्क के में। और बुद्ध की जो जीवनी है बुद्ध चरित्र, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। तो एक लाइन से यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार हो गए। बुद्ध की जीवनी कौन सी है? बुद्ध चरित्र बुद्ध की जीवनी है। इसके रचनाकार कौन है? ये आपके इसके रचनाकार अश्वघोष है। और अश्वघोष किसके दरबार में कवि थे? तो याद रखिएगा ये कनिष्क के दरबार में कवि थे। एक लाइन से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। छोटी सी लाइन, 3 क्वेश्चन हमारे तैयार। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। बोधिसत्व किसे कहा जाता है? जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। बोधिसत्व की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई थी। किसकी? बोधिसत्व की पॉपुलैरिटी कहां कहां फैल गई थी? आप लोग याद रखिएगा, मध्य एशिया में, चीन और बाद में कहां कहां फैली? कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी दर्रों के पास बनाई गई थी। किनके? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। कहा किन के लिए बनाई गई थी? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में से कहीं अधिक प्रचलित था। इन क्षेत्रों से कहीं अधिक प्रचलित था। और भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन? फाशियन काफी प्रसिद्ध था। भारत की यात्रा पर कौन आया? बौद्ध यात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध था। वह करीब 1600 साल पहले भारत आया। तो याद रखिएगा कि जो फाशियन था, फाहियान अलग था, फाशियन ये अलग है। ये लगभग 1600 साल पहले आया। कितने साल पहले? लगभग 1600 साल पहले आया। च्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया। और उसके करीब 50 साल बाद त्सिंग आया। तीनों का याद रखिएगा, ये 1600, ये 1400 और ये 50 साल पहले आया। ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों का देखने के लिए भारत आए थे। फाशियन ने अपने घर चीन लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि फाशियन जब चीन लौट रहा था तो उसने अपनी यात्रा कहां से शुरू की? तो याद रखिएगा कहां से शुरू की थी? इसने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। और श्वेतसांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा था। और भूमार्ग कहाँ था? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर। कहाँ होकर गया ये? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर वापस चीन लौटा। च्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। और नालंदा कहाँ पर है आपका? बिहार में है। ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट कर दिया कि नालंदा कहाँ पर है आपका? बिहार में है।
भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, याद रखिएगा। भगवत गीता जो है ये महाभारत का हिस्सा है। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना। जिसका अर्थ क्या है? विभाजित करना। जिसका अर्थ क्या है? विभाजित करना, ये इसका अर्थ है। या हिस्सेदारी, ये बात तो एक ही है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। कौन? हिंदू शब्द। हिंदू शब्द किससे निकला है? ये आपका इंडिया सिंधु या इंडस शब्द से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ये चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस भी किया था। किसमें? चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोग ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। करीब 200 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म का उदय जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? करीब 200 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ, करीब 200 साल पहले। ईसा मसीह का जन्म वेथेलम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाई क्या कहलाते हैं? सीरियाई ईसाई कहलाते हैं। याद रखिएगा, क्या कहलाते हैं? सीरियाई ईसाई कहलाते हैं, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। महत्वपूर्ण तिथियां इस चैप्टर में दे रखी थी। इन डेट्स को भी मैंने नोट किया है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उनको मैं नोट जरूर आप लोगों के लिए कर लेता हूं। ये इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों की दे रखी है चैप्टर में। देखिए, रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड्य। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग ये कितने साल पहले? 2300 साल पहले। मैंने बताया था इनके लिए 3 मुख्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग कब हुए? 1900 साल पहले। पाशियन भारत का आगमन लगभग 1600 साल पहले। और अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी गई है आप लोगों के लिए। इन डेट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, अच्छे से याद हो जाएंगी। रेशम बनाने की कला लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग आपकी 2000 साल पहले। कुषाण ये आपका 1900 साल पहले हुआ। पाशियन का भारत आगमन लगभग 1600 साल पहले। और अपार की शिव स्तुति की जो रचना हुई ये लगभग 1400 साल पहले हुई। नए साम्राज्य तथा राज्य, नया साम्राज्य तथा राज्य चैप्टर नंबर हमारा 10 है। इसके बाद एक चैप्टर हमारा है, इसके साथ हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री भी हो जाएगी कंप्लीट। तो देखिए, सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्के पर क्या समुद्रगुप्त को कैसे दिखाया गया है ये पूछ लिया जाता है कि समुद्रगुप्त को कैसे दिखाया गया है। तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। और 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा 58। उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त के उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। किस पर विजय की उसमें की थी? प्रतीक के रूप में, शकों पर प्रतीक के रूप में इसकी स्थापना की थी। तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। और समुद्रगुप्त का जो बेटा था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय किसका बेटा था? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है ये समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। या ये पूछ लिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता कौन था? तो समुद्रगुप्त इसका पिता था। हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। एक लाइन और यहां से आपके 3 क्वेश्चन तैयार। सबसे पहले,
हर्षचरित जो है ये किसकी जीवनी है? ये हर्षवर्धन की जीवनी है। ये किसके द्वारा रची गई, किसके द्वारा लिखी गई, इसके कवि कौन है? तो वाणभट्ट हैं। और वाणभट्ट किसके दरबार में कवि थे? हर्षवर्धन के में थे। तो 4 क्वेश्चन एक लाइन से तैयार। और चीनी यात्री हेनसांग, हेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चीनी यात्री हेनसांग किसके समय में आया था? याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। हर्ष क्या हुआ? पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। बंगाल के शासक ने उनको मार डाला था, तो अशोक ने क्या किया, हर्ष ने क्या किया? कन्नौज को अपने अधीन करके, अपने अंडर में करके उसने क्या किया? बंगाल पर उसने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। चल ये अगर आप पीडीएफ, ये पीडीएफ, इस पीडीएफ को चाहते हैं और पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं कि एसएसटी की पीडीएफ, एनसीईआरटी की पीडीएफ प्लस प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएं, इसके लिए इस ग्रुप पर मैसेज करना पड़ेगा, तब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी ग्रुप में ऐड करने के बाद। और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक एक साथी मेरा 10-10 20-20 ग्रुप एंड लोगों को जरूर शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। नेक्स्ट है आपका, जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश, चालुक्य नरेश कौन था? पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। किसको? हर्ष को रोक दिया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और कहां के नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय? चालुक्य के। कहां के? चालुक्य के। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई, कई बार पूछी गई है कि पल्लवों का जो राज्य था ये कहां से कहां तक था? तो इनकी राजधानी थी, एक क्वेश्चन यहीं से तैयार, इनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। कहां तक? कावेरी नदी के डेल्टा तक इनका राज्य फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों का राज्य कहां था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। याद रखिएगा, चालुक्यों का कहां तक था? तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्ष को रोक दिया था। और इनकी राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। उनके बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। किसके? रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि याद रखिएगा कौन थे? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। नेक्स्ट यहाँ पे पुलकेशिन जो द्वितीय थे को यह राज्य उनके चाचा से मिला था। किससे? चाचा से मिला था, उनके चाचा से ये मिला था। किससे मिला था? पुलकेशिन द्वितीय को राज्य उनके चाचा से मिला था। और कवि हर्षेण अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। महादंड नायक कौन होते थे? मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक कहा जाता था। यह भी पूछ लिया गया है कि महादंड नायक किसे कहा जाता था? तो मुख्य न्याय अधिकारी जो होता था उसे महादंड नायक कहा जाता था। नगरम व्यापारी का एक संगठन का नाम था। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन है? आप सब जानते हो, अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? कालिदास का है। किसका? कालिदास का है। दुष्यंत नाम का एक राजा और शकुंतला नाम की युवती की प्रेम कहानी है। तो ये क्या है? एक लव स्टोरी है। किस किस की? याद रखिएगा, दुष्यंत एक राजा हुए और शकुंतला नाम की युवती की एक लव स्टोरी है। कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो रिपीट हो गया है ना, रिपीट हो गया ये। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की। कितने साल पहले? लगभग 1400 साल पहले। किसने? पैगंबर मोहम्मद ने। कहाँ की? अरब में की।
किसकी? इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। कई क्वेश्चन इस लाइन से तैयार कि इस्लाम नामक धर्म की शुरुआत लगभग 1400 साल पहले पैगंबर द्वारा अरब में की गई थी। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ये क्या है? कुरान है। क्या है? कुरान है इस्लाम धर्म का। गुप्त वंश की शुरुआत लगभग 1700 साल पहले और हर्षवर्धन का शासन लगभग 1400 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन कब? लगभग 1400 साल पहले। इमारतें, चित्र तथा किताबें लास्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है। इस चैप्टर के साथ ही हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट। अगर आपको चाहिए पीडीएफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, एनसीईआरटी का, नॉट ओनली, मैं बेस्ड नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी है। 6 बुक पढ़ो, 9 बुक पढ़ोगे, मैं समझता हूँ 1 महीने में पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ 9 बुक को आप लो, मैं समझता हूँ 2 से 3 दिन में, 2 दिन में आप मेरी 9 वीडियो को देख लोगे। तो क्या करना है इसके लिए आपको? 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो जाना। वहाँ पीडीएफ भेज जाएगी, फटाफट से आप रिवीजन भी कर पाओगे। बुक से रिवीजन करने जाओगे और इतनी बुक खरीदोगे, 9 बुक आपको परचेस भी करनी पड़ेंगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 9 बुक को परचेस भी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ ना बुक परचेस करनी, ना आपको कुछ करना, आप ग्रुप में ऐड होना है और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 9। हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म या धातु शोधन की जानकारी थी। किससे? हड़प्पावासी कुशल, हड़प्पावासियों को। किसको? हड़प्पा वासियों को। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। ये तो कई बार हमने पढ़ लिया, ईवीएस में भी पूछ लिया था कांसा कैसे बनाया जाता है। तो तांबा और टिन मिलाकर, तांबा और टिन मिलाकर। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से जुड़े थे। किससे? लोह युग से जुड़े थे। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक लोह स्तंभ खड़ा है जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ये भी पूछ लिया गया है। अगर छोटा सा पूछे एग्जामिनर आपको एक नंबर लौटाना चाहे तो दे देगा कि स्तूप शब्द का अर्थ क्या है? टीला है। और साथियों ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है। गर्भगृह जो होते हैं वो क्या होता है? मंदिरों का मुख्य भाग होता है जहां मुख्य देवी देवताओं को, मूर्ति को रखा जाता है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। और अधिकतर मंदिरों में क्या होता था? मंडप की एक जगह होती थी। यह क्या होता था? ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मंडप क्या था? एक प्रकार का सभागार था। वहां पर लोग क्या होते थे? इकट्ठा होते थे। वहां क्या होते थे? लोग इकट्ठा होते थे। उड़ीसा का जैन मठ, इसे एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया था। किसको? उड़ीसा का जैन मठ जो है वो पहाड़ी को खोदकर इसको 2 मंजिला बनाया गया था। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध महाकाव्य शिलप्पिकदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। कितने साल पहले? 1800 साल पहले इलांगो की जो रचना की थी वो किसने की? आप इलांगो ने किसकी रचना की? शिल्पदिकारम नामक की इसकी प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना किसने की थी? इलांगो ने की थी। एक और महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्तानार ने लिखा था। सत्तानार ने किसकी रचना की थी? या सत्तानार की रचना किसने की? याद रखिएगा, मणिमेखलाई ने करीब 1400 साल पहले, और इलांगो ने की थी शिल्पदिकारम की रचना। नेक्स्ट है आपका पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत में लिखी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, आता रहता है हर बार एग्जाम में। बाकी के एग्जाम में भी आ जाता है सीटेट के अलावा कि पुराण शब्द का सार्थक प्राचीन। इतना आप समझ जाओगे, जो पुराण लिखे गए थे वो सरल संस्कृत में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? संस्कृत में लिखे गए थे। नेक्स्ट है आपका एक और महाकाव्य मणि, ये तो हो गया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ तक ये रिपीट हो गया है। राम कौशल के राजकुमार थे और कौशल की राजधानी अयोध्या थी। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। 3 चीज एक लाइन से यहाँ तैयार। राम कांसे के राजा थे, कौशल के राजा थे, और कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। 3 लाइन, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो चुके हैं।
गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट ने लिखी। किसमें लिखी है? संस्कृत ने लिखी है। किसके विद्वान थे, किसकी नॉलेज थी ने? ये गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। कौन? आपके आर्यभट्ट। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन कौन? सुश्रुत और चरक। कौन कौन? चरक और सुश्रुत। चरक ने क्या लिखी? चरक संहिता लिखी। चरक ने क्या लिखी? चरक संहिता। और एक किस पर थी? औषधि शास्त्र पर। किसकी पुस्तक है ये? औषधि शास्त्र की ये पुस्तक है। और सूत्र संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया। ये औषधि शास्त्र, ये शल्य चिकित्सा के बारे में इन्होंने बताया। किसने? सुश्रुत ने बताया शल्य चिकित्सा, चरक ने बताया औषधि शास्त्र। दोनों चीजें नाम याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक किस बारे में है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कागज का जो आविष्कार हुआ था, ये लगभग 1900 साल पहले। कितने? 1900 साल पहले काइलू नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। तो पहली बात तो देश याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, काइलू इसका नाम भी याद रखिएगा। कागज का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले कहां पर? चीन में काइलू नाम के व्यक्ति ने किया था। और हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच पश्चिमोत्तर पर सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 पूर्व और मौर्य का राजा बनना लगभग 321 पूर्व। ये सभी डेट दे रखी हैं, ये सभी डेट हैं, याद रखिएगा। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच, और पश्चिमोत्तर पर सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईस्वी पूर्व। तीनों को आप लोग याद रखिएगा, ये तीन अलग अलग हैं, मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दे रहा हूं। देखिए एक ये हो गया यहाँ पर, देखिए हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच, पश्चिमोत्तर पर सिकंदर का आक्रमण लगभग 327, और फिर यहाँ से 327 से 325 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 पूर्व। अशोक का शासनकाल लगभग 272 268 ईस्वी पूर्व से 231 के बीच माना जाता है। ये अलग अलग है, ये एनसीईआरटी में दोनों दे रखी हैं। जो ऑप्शन में आपको मिल जाए उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर दीजिएगा। एनसीईआरटी से मैंने ये यहाँ पर नोट किया है। और कनिष्क का शासनकाल लगभग 78 से 80 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन लगभग 606 से 647। और चीन यात्री सुएनसांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। ये आपकी अलग अलग डाटा दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लर्न करने का है। ये बिना लर्न किए सॉल्व आप लोग नहीं कर पाओगे, लर्न आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से साथियों हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग 7th हिस्ट्री लेंगे, 2 वीडियो में उसको कवर करेंगे। देन 8th क्लास की हिस्ट्री 2 वीडियो में उसको कवर करेंगे। फिर हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग लगातार थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट एंड PYQs भी लेकर चल रहे। जितनी ईयर का सीटेट हुआ है उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ एक एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। नए उस पर आधारित क्वेश्चंस भी हम लोग लेकर आएंगे जो एग्जाम में आने के, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो साथियों आप जितने भी PDF यहाँ कराई जाए, इन PDF को प्लस प्रैक्टिस सेट अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बिना ग्रुप के आपको PDF प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट आप मेल ही कर सकते हो। और जिन मेरे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं देखिए साथियों भरोसा दिलाता हूँ आपको, आप जगह जगह भटकने के बजाय, ज़्यादा पढ़ने के बजाय कम पढ़िए बट अच्छा पढ़िए। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं होता सीटेट के लिए, खास करके सीटेट के लिए। आजकल कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, अगर आपका सीटेट, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो ये समझ लिया आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं, इतना एनसीईआरटी में से आ जाता है कि आप कहीं, अगर आपका मेन एग्जाम है तो वहां आपको सिलेक्शन दिला देगा, क्वालिफाई एग्जाम है तो वहां आपको क्वालिफाई दिला देगा, करा देगा। सीटेट एनसीईआरटी से इतना तो पूछा जाता है। सबसे बेस्ट बुक, ऑथेंटिक बुक
ऑथेंटिक मटेरियल आपको यहाँ मिलने जा रहा है, इस ग्रुप में मिलने जा रहा है, क्योंकि सब कुछ मेरे द्वारा एनसीईआरटी से ही नोटिस किया गया है। तो आई होप ये बात आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आई होप ये सेशन, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको लेनी जॉब उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार।